नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे चंदवा की, जहां पंचायत समिति सदस्य अयूब खान ने चटुआ गांव के आदिवासी परिवार के अनाथ हुए 2 बच्चों से की मुलाकात। साथ ही आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कानपुर की, जहां पहुंची मनरेगा मजदूर संघ की बढ़ो संगठन की रथ यात्रा। और बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां बंदरा प्रखंड प्रमुख के खिलाफ लाया गया अविश्वास का प्रस्ताव। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर चंदवा से, जहां पंचायत समिति सदस्य अयूब खान व पूर्व पंचायत फहमीदा बीवी ने चटुआ गांव के आदिवासी परिवार के अनाथ हुए 2 बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। प्रखंड कार्यालय से प्राप्त हुए कंबल उन्हें उपलब्ध कराए। वृद्ध मसो मात फूलो 66 वर्ष जो अनाथ हुए बच्चों की दादी हैं, ने अनाथ पोते दादी की दर्द भरी दास्तां सुनते हुए उनकी आंखें भर आईं। फूलो ने बताया कि करीब 3-4 वर्ष पहले बरसात के मौसम में मेरे इकलौते पुत्र शुक्रवार बाजार हाट से अपने परिवार बच्चों के लिए खरीदारी कर अपने घर लौट रहा था। इसी क्रम में कामता स्कूल के पास अचानक वज्रपात हो गया। इसकी चपेट में आकर मेरा इकलौता पुत्र राजकुमार गंजू 20 वर्ष की मौत हो गई। इस विपत्ति को अभी भुलाया भी नहीं था कि 1 वर्ष बाद मेरे पुत्र वधू कुलसी देवी की कमर दर्द की बीमारी से जूझ रही थी। इलाज के दौरान अपने नैहर डैमुआ में इलाज के दौरान उसका निधन हो गया। माता पिता और मां के असमय मौत होने से बच्चे अनाथ हो गए। मेरे परिवार पर प्रकृति ने ऐसा संकट बरपाया है कि बच्चे अनाथ और बेसहारा हो गए। देखते ही देखते बच्चों के माता पिता दुनिया से विदा हो गए, बच्चों को अनाथ कर गए। इस आदिवासी परिवार में संकट का दौर ऐसा शुरू हुआ। पहले तो वज्रपात की चपेट में आने से इकलौते पुत्र की मौत हो गई। अनाथ और बेसहारा अरविंद कुमार उम्र 13, निशा कुमारी उम्र 11 की देखभाल की जिम्मेदारी उनके वृद्ध दादी के कंधों पर आ गई है। दादी फूलो ने बताया कि अब इन बेसहारा बच्चों के ऊपर माता पिता का साया नहीं रहा और ना ही आजीविका का कोई सहारा है। ऐसे में इनके लिए जीवन यापन करना काफी कठिन और संघर्षमय हो गया है। वृद्ध मसोमात दादी फूलो ही अपनी विधवा पेंशन की राशि और थोड़ी बहुत खेती से हुए अन्न से अनाथ बेसहारा बच्चों का जीवन यापन कर रही हैं। चटुआ गांव में एक आदिवासी परिवार है, धोदन गंजू का परिवार है। हम उसके यहाँ आए हैं। उसका पुत्र राजकुमार गंजू चंदवा सुख बाजार हाट गया था अपने परिवार और बच्चों के लिए खरीदारी करने, और वह आ रहा था। इसी क्रम में कामता स्कूल के पास वज्रपात हो गया और वज्रपात के चपेट में आने से उसका मौत हो गया। उस समय उसके दो एक बेटी थी और एक बेटा था जो काफ़ी छोटा था, और उसका भरण पोषण का जिम्मेवारी वृद्ध और उसके दादी के ऊपर आ गया है। और दादी किसी तरह खेती बाड़ी कर उसका भरण पोषण कर रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस अनाथ बच्ची की भरण पोषण के लिए इस गोगन के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और जो भी सरकारी मदद है वह दिया जाए। राजकुमार कैसे डेट हुआ था? धान लेके चंदवा जा रहा था साइकिल में, तो हल्का हल्का पानी मार रहा था, तो बचने के लिए पेड़ तरफ गया, बस बजर मार दिया, डेट कर दिया। राजकुमारगंज। कैसा साल हो रहा है? 5 साल। आपका नाम? चंदवा से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां जनपद कानपुर देहात पहुंची मनरेगा मजदूर संघ की बढ़ो संगठन की रथ यात्रा। बता दें कि कानपुर देहात के मनरेगा संघ की जिलाध्यक्ष संजू पाल ने प्रदेश अध्यक्ष का माला पहनाकर किया स्वागत। वहीं जिला अध्यक्ष संजू पाल के साथ सैकड़ों महिला रथ यात्रा में रही शामिल। प्रदेश अध्यक्ष ने सी न्यूज भारत चैनल पर बताया कि इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मनरेगा श्रमिक और ग्रामीण बेरोजगारों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके, उनको संगठित करके उनके अधिकारों को दिलाया जा सके, जिसको लेकर संगठन ने बढ़ो संगठन रथ यात्रा के माध्यम से 5 जनवरी से लेकर प्रदेश कार्यालय संत कबीर नगर से इस रथ को प्रारंभ करके विभिन्न जनपदों से होते हुए कानपुर देहात जिले में पहुंचे हैं। 2 फरवरी को इको गार्डन लखनऊ में उपस्थित होकर संगठन का स्थापना दिवस मनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मांग मनवाने का कार्य करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में मनरेगा मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष असीमुद्दीन खान ने क्या कुछ बताया। अजीमुद्दीन खान, प्रदेश अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ उत्तर प्रदेश। किस विषय को लेकर आप लोगों ने यात्रा निकाली है, क्या उद्देश्य है इसका? इस रथ यात्रा का उद्देश्य मात्र इतना है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनरेगा श्रमिक रहते हैं, ग्रामीण बेरोजगार लोग रहते हैं,
उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके, जिसको लेकर के संगठन ने बढ़ो संगठन रथ यात्रा के माध्यम से 5 जनवरी से लेकर प्रदेश कैंप कार्यालय संत कबीर नगर से होते हुए विभिन्न जनपदों से आज आपके जनपद कानपुर देहात में पहुंचा हुआ है। संगठन का यह उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के मनरेगा श्रमिकों को संगठित करते हुए उनके अधिकारों को दिलाया जाए। कहाँ से ये यात्रा प्रारंभ की थी, कहाँ तक इसका अंत कहाँ होगा? ये प्रदेश कैंप कार्यालय संत कबीर नगर से प्रारंभ हुई है और यह रथ यात्रा 1 फरवरी को लखनऊ में पहुंचती है तथा 2 फरवरी को लखनऊ इको गार्डन में उपस्थित होकर के और संगठन का स्थापना दिवस मनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अपनी मांगों को मनवाने का कार्य करेगा। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बंदरा प्रखंड की राजनीति में अचानक फिर से गर्माहट आ गई है। यहां प्रखंड प्रमुख सोनी चौधरी के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव से संबंधित आवेदन पत्र शुक्रवार को विशुद्ध पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। आवेदन में 5 बिंदुओं का जिक्र किया गया है, जिसमें नियमित बैठक नहीं बुलाने, पंचायत समिति मद के विकास राशि का मनमाने ढंग से खर्च करने, प्रमुख द्वारा कागजों पर समिति का गठन करने और बैठक नहीं बुलाए जाने, सिर्फ गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही प्रमुख के प्रखंड में आने, पंचायत समिति क्षेत्र विकास मद की राशि का समान रूप से सभी क्षेत्र में काम नहीं कराए जाने आदि बिंदुओं का जिक्र किया गया है। दिए गए आवेदन पर प्रखंड के 17 में से 10 पंचायत समिति सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि सदस्यों ने 14 सदस्यों की विपक्षी खेमे में एकजुटता के दावे किए हैं। आवेदन पर संतोष कुमार, शिवनारायण पासवान, निर्मला देवी, सुनील राम, सुनील पंडित, रिंकी देवी, मीना देवी, मधुबाला देवी, संरिता, सैयद, शहजादी फातिमा के हस्ताक्षर शामिल हैं। वहीं इस संदर्भ में बंदरा के बीडीओ आमना वसी ने बताया कि प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आवेदन मिला है, जिसे प्रमुख को भेजा जाएगा। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हालांकि सूत्रों की माने तो प्रखंड प्रमुख के प्रबल दावेदार पूर्व प्रखंड प्रमुख रिंकी देवी हो सकती हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर कौन बैठता है। किया गया है, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? आज आवेदन दिया गया है, 12 पंचायत समिति सदस्य ने उस पर हस्ताक्षर किया है जी। प्रमुख मैडम को उससे अवगत कराया जाएगा, उनको बायोलेटर भेजा जाएगा। इसके बाद 15 दिन के अंतर्गत बैठक बुलानी होती है, तो आगे जो प्रक्रिया होगी फिर वो बतलाया जाएगा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां मकर संक्रांति नजदीक आ रहा है और कहा जाता है कि मकर संक्रांति तक सर्दी कम होने लगती है, लेकिन इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। नए साल के दूसरे सप्ताह से भी सर्दी का सितम लगातार जारी है और शीतलहर चलने से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ कोहरे ने भी अपना कोहराम मचा रखा है। घने कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हैं। एक तरफ जहां लोगों को सड़क पर वाहन चलाने में दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तिनसुकिया एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी 2-2 घंटे की देरी से चल रही हैं। इस कड़ाके की ठंड में ट्रेनों का इंतजार करना मुसाफिरों के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए सरकारी विद्यालयों में भी छुट्टी दे दी गई है। पाकुड़ में शीतलहर से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इन दोनों ग्रामीण इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही कोहरे ने भी अपना कोहराम मचा रखा है। सर्दी का आलम यह है कि शीतलहर की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में डॉक्टर भी लोगों को इस ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। वहीं जो ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज हैं, उनका विशेष रूप से सुझाव दिया जाता है कि ऐसी ठंड के मौसम में मॉर्निंग वॉक ना करें। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां खाद्य मंडी और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राइस मिलर और थोक अनाज व्यापारियों से बड़ी मात्रा में अवैध धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। दरअसल खाद्य विभाग को लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि जिले में बिचौलिए बड़ी मात्रा में अवैध धान खपा रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर मंडी, खाद्य और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया। इस टीम ने शहर के अलग अलग 60 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 2591 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया था, जिसकी कुल कीमत लगभग 57 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संयुक्त टीम ने अभी तक 15 पिकअप वाहनों पर भी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आइए जानते हैं इस विषय में जिला खाद्य अधिकारी विजय किरण का क्या कुछ कहना है। और संयुक्त टीम के द्वारा जो है आज हम लोगों ने थोक विक्रेता जो हैं, थोक जो धान की खरीदी बिक्री करते हैं और कुछ मिलर्स हैं, उन सभी के ठिकानों में आज हम लोगों ने दबिश दिया है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने आज 7 जगह पे छापामारी किए हैं। 7 जगह में टोटल हमको
2591 क्विंटल धान जो है मिला, जिनमें जो है एक अवैध प्रकार का धान कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मंडी शुल्क उनको उनके द्वारा जमा नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके